गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ मेरा चैनल बायोलॉजी सोनाली में। आज देखेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का और एक नया टॉपिक जो है लाइफ साइकिल एंड पैथोजेनिसिटी ऑफ फसियोला हेपाटिका। तो ये आज इंट्रोडक्शन क्लास 1 में इंट्रोडक्शन क्लास है, जिसमें कि हम टैक्सोनॉमिक पोजीशन, इसका हैबिटेट, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम सब कुछ आज डिस्कशन करेंगे। तो इस सभी से कुछ ना कुछ आपका शॉर्ट क्वेश्चन में भी जरूर आता है, तो डिटेल हम लोग देखेंगे। तो अगर आपको पेपर 1 और पेपर 2 का प्रीवियस क्लास जानना है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर मैं लिंक दे दूँगी। इसके अलावा अगर आपको जो भी मैं क्लास लेती हूँ उसका अपडेट के लिए, या तो भी लेटेस्ट जो वीडियो का उसका जो पीडीएफ होता है, जो मैं क्लास का जो पीडीएफ होता है वो पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। जो भी है सबको, सभी मेरा ब्लॉगिंग चैनल है कि जो भी लिंक है सब कुछ मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दी हूँ, तो आप जाके एक बार वो थ्रू आउट हो जाइए, देख लीजिए। तो आज का क्लास स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो जैसे कि मैं प्रीवियस क्लास में आपको बोली हूँ, फसियोला हेपाटिका जो है वो है प्लाटीहेल्मिन्थिस फाइलम से बिलोंग करती है। और प्लाटीहेल्मिन्थिस एक ग्रीक वर्ड है जो कि प्लाटी दैट्स मीन फ्लैट, और हेल्मिन्थिस जिसका मतलब है वर्म। तो फ्लैट लाइक वर्म इज नोन एज प्लाटीहेल्मिन्थिस। तो फसियोला हेपाटिका भी उसी तरह से एक फ्लैट लाइक वर्म जैसा उसका बॉडी स्ट्रक्चर है, और जो कि पैरासाइट होते हैं। फसियोला हेपाटिका बेसिकली पैरासाइट होते हैं। अदरवाइज फसियोला हेपाटिका को लिवर फ्लूक भी बोला जाता है। मैं यहाँ पर लिखी नहीं हूँ, आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर लिवर फ्लूक। क्यों लिवर फ्लूक बोला जाता है? लिवर फ्लूक अच्छा, लिवर फ्लूक क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये लोग ज़्यादातर वर्टिब्रेट्स के लिवर में रहते हैं, इसीलिए इसको लिवर और फ्लूक बोला जाता है, इसको लिवर फ्लूक बोला जाता है। तो बेसिकली इन लोगों का स्ट्रक्चर कुछ फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो आपको पहले मैं इसका स्ट्रक्चर के बारे में दिखा देती हूँ, ठीक है। ये देखिए किस तरह से ये लोग फ्लैट स्ट्रक्चर है इन लोगों का एकदम। हाँ, ये देखिए पूरा फ्लैट है। देखिए दो है, एक एंटीरियर है, एक पोस्टीरियर है। और देखिए इसका जो एंटीरियर साइड थोड़ा सा वाइड है, पोस्टीरियर साइड थोड़ा सा नैरो है, पॉइंटेड है। और ये बिल्कुल इस तरह से फ्लैट होता है, फ्लैट डोर्सो वेंट्रली। डोर्सल साइड क्या होता है? जो फ्रंट साइड होता है वो डोर्सल होता है, ये जो फ्रंट साइड होता है ये डोर्सल साइड होता है। इसका जो बैक साइड है, ये बैक साइड उसका वेंट्रल साइड है। तो ये बेसिकली डोर्सल और वेंट्रल इसका फ्लैट होता है, ठीक है। डोर्सो वेंट्रली फ्लैट बोला जाता है, इस तरह से, कुछ इस तरह से रहता है, ठीक है, फ्लैट रहता है। तो इसीलिए ये लोग प्लाटीहेल्मिन्थिस से होते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका माउथ एक है, और माउथ के चारों तरफ इसको ओरल सर्कल रहता है, ठीक है। उसके बाद देखिए गोनोपोर का पोजीशन भी कहाँ है? उसके नीचे, जस्ट उसके नीचे एसिटाबुलम है, और एक एक्सक्रीटरी पोर है इन लोगों का नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका स्ट्रक्चर है। अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए सबसे पहले इसका टैक्सोनॉमिक पोजीशन हम लोग देख लेते हैं। तो ये तो किंगडम एनिमलिया से है, इसके बारे में आपको बोलना नहीं है, आपको पता है, ठीक है। फाइलम प्लाटीहेल्मिन्थिस क्यों पढ़ा ये आपको बोली हूँ। क्लास ट्रेमाटोडा, तो ऑलरेडी मैं ट्रेमाटोडा का जो स्पेसिफिक क्या क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक है मैं ऑलरेडी क्लासिफिकेशन में मैं आपको बोल चुकी हूँ। तो बेसिकली फसियोला हेपाटिका भी ट्रेमाटोडा क्लास से बिलोंग करती हैं। और इसका सब क्लास है डाइजीनिया, क्योंकि इसका 2 होस्ट रहता है, हैविंग 2 होस्ट। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, देखिए डाई का मतलब क्या है? 2। तो जो भी आपका पैरासाइट है, अगर उनका 2 होस्ट होते हैं तो उन लोगों को डाइजीनिया बोला जाता है, अदरवाइज उनको मोनोजीनिया भी बोला जाता है। तो यहाँ पर ये लोग डाइजीनिया होते हैं। और फैमिली फसियोलाडिया, और जीनस फसियोला, और स्पेसीज है हेपाटिका। तो इतना आपको याद रखना है। उसके बाद अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखें हम इन लोगों का, तो ज़्यादातर ये लोग कॉमनली नोन एज लिवर फ्लूक। अच्छा, मैं यहाँ पर लिखी हूँ, मुझे पता था, मुझे लगा था कि मैं लिखी नहीं हूँ। अच्छा, लिवर फ्लूक और सीप फ्लूक भी बोला, सीप लिवर फ्लूक भी बोला जाता है। क्यों इस तरह से बोला जाता है? क्योंकि ये लोग ज़्यादातर सीप, उन लोगों के लिवर में ये लोग रहते हैं। ये पैरासाइटिक
तरह रहते हैं, ठीक है। इट इज ए पैरासाइटिक फ्लैटवर्म दैट इन्फेक्ट द लिवर्स ऑफ मामल इंक्लूडिंग ह्यूमन ऑल्सो, ठीक है, इंक्लूडिंग ह्यूमन, ठीक है। सिर्फ सीप का नहीं, लेकिन ज़्यादातर सीप को ही ये लोग डैमेज करते हैं, इसीलिए इसका नाम लीवर फ्लूक पड़ा। सीप लिवर फ्लूक, मेरा मुंह में नहीं आ रहा है, हंसना मत, ठीक है। सीप लिवर फ्लूक, ठीक है। इसका ज़्यादातर इन लोगों को ये लोग अट्रैक्ट, मतलब उनका जो लिवर में ये लोग ज़्यादातर रहते हैं, लेकिन ह्यूमन का भी लिवर को ये लोग क्या करते हैं, अटैक करते हैं, ठीक है। अगर इसका डिस्कवरी देखें, फर्स्ट टू बी डिस्कवर बाय जोहान डी ब्राय इन अच्छा ये है 18 होगा, हाँ 13 लिखी हूँ, 18, हाँ यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 1879, ठीक है, 1879, ओके 13 हो गया है। 1879 में पहले इसको डिस्कवर किया गया था, ठीक है। अच्छा, अगर हैबिटेट देखें तो इट्स लाइफ साइकिल इज डाइजेनिक। क्यों डाइजेनिक? हैविंग टू होस्ट, द प्राइमरी होस्ट इज वर्टिब्रेट द सीप एंड द सेकेंडरी होस्ट इज ए गैस्ट्रोपोड मोल्यूस्क। मोल्यूस्क का जो फाइलम का जो भी होते हैं गैस्ट्रोपोड, जो कि लार्वाल फॉर्म में मिलते हैं, इनवर्टिब्रेट लार्वाल फॉर्म में मिलते हैं, वो होता है उन लोगों का सेकेंडरी होस्ट। तो दो होस्ट होता है इन लोगों का, एक तो वर्टिब्रेट, दूसरा है इनवर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट के अंदर सीप हो सकता है, मैन हो सकते हैं, ये ह्यूमन, ये सब हो सकते हैं। और अगर सेकेंडरी होस्ट देखें, इनवर्टिब्रेट के अंदर मोल्यूस्का होते हैं, जो मोल्यूस्का का जो लार्वाल फॉर्म होते हैं उनमें दिखा जाता है ये जो लिवर फ्लूक दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद एक्सटर्नल फीचर अगर देखें तो जिस तरह से अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाई, इट इज ए लार्जेस्ट फ्लूक ऑफ द वर्ल्ड, अबाउट 30 mm लेंथ एंड 13 mm वेट। तो ये है सबसे बड़ा फ्लूक, जितने भी फ्लूक स्पेसीज है सबसे बड़ा फ्लूक होता है ये, जिन लोगों की लेंथ अगर देखें तो 30 mm और अगर उनका विड्थ देखें तो 13 mm होता है। डोर्सोवेंट्रली ये लोग फ्लैटेंड होते हैं। लीफ लेग अभी थोड़ी देर पहले आपको स्ट्रक्चर दिखाई, तो जैसे लीफ जैसे इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। और डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड भी है। ओवल पॉइंटेड पोस्टीरियर साइड इसका पॉइंटेड है, इस तरह से पोस्टीरियर साइड इसका पॉइंटेड था, लेकिन एंटीरियर साइड ऊपर की तरफ वाइड था, थोड़ा सा चौड़ा था, नहीं ऊपर की तरह इस तरह से कुछ उसका स्ट्रक्चर है ना, ऊपर की तरह इस तरह से स्ट्रक्चर है, नीचे की तरह इस तरह पॉइंट था। अरे बाप रे मेरा स्ट्रक्चर, अच्छा इस तरह से कुछ उसका स्ट्रक्चर था, ठीक है। अच्छा, ये ऊपर की तरफ देखिए, ये है एंटीरियर साइड जो कि उसका वाइड पार्ट है, और नीचे की तरफ जो है वो है पोस्टीरियर साइड जो कि पॉइंटेड है। मेरा स्ट्रक्चर बहुत खराब है, डायग्राम बहुत खराब है ना। अच्छा, 2 सकर उसका है, बेसिकली इसका 2 सकर होता है, एक है एंटीरियर सकर और एक है वेंट्रल सकर, जो कि मैं प्रीवियस क्लास में आपको क्लासिफिकेशन में भी बोली थी। तो एंटीरियर सकर जो होता है और ओरल सकर जो होता है बहुत छोटा सा होता है, स्मॉल ओरल सकर होता है, ठीक है। एंड लोकेटेड एंटीरियरली, ज़्यादातर एंटीरियरली रहते हैं। व्हाइल वेंट्रल जो सकर होता है, वेंट्रल सकर होता है इज लार्जर एंड वेंट्रल इन पोजीशन, वेंट्रल साइड में रहता है, ठीक है। इसीलिए उसका नाम वेंट्रल सकर, इसका नाम ओरल सकर और एंटीरियर सकर आया। माउथ इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द एंटीरियर सकर। आप ऊपर की तरफ आपको दिखाई थी एक पॉइंट था एसिटाबुलम की जस्ट ऊपर, क्या था, एक माउथ था ना, एसिटाबुलम के ऊपर एकदम ऊपर में एक माउथ था। तो एंटीरियर पोजीशन में उसका माउथ है, और जिसको कि चारों तरफ उसका सकर, एक जो एंटीरियर सकर उसको सराउंड करके रखा होता है, ठीक है। दैट सर्व फॉर एडहेशन एंड इंजेक्शन, खाना खाने के लिए और अटैचमेंट के लिए रहता है, ठीक है। उसके बाद अगर देखें नेक्स्ट, तो गोनोफोर सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ द एसिटाबुलम। जस्ट एसिटाबुलम एक स्ट्रक्चर था, आपको दिखाई दिया ना, एसिटाबुलम एक स्ट्रक्चर था, इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर था ना उसका। तो ये तो माउथ है, यहाँ पर ये एसिटाबुलम था, एसिटाबुलम, जस्ट एसिटाबुलम के यहाँ पर एक इस तरह से डॉट, ठीक है, इसको गोनोफोर बोलते हैं, जो कि आपको स्ट्रक्चर में मैं आपको दिखाई भी हूँ, ठीक है। गोनोफोर है, ठीक, एसिटाबुलम के ऊपर, ठीक है। ये हो गया आपका उसका कुछ स्ट्रक्चर के बारे में बोली। अभी टिगुमेंट के बारे में बोलेंगे। प्रीवियस क्लास में मैं आपको टिगुमेंट के बारे में बोली थी
कि मैं आपको टिगुमेंट के बारे में डिस्क्राइब करूँगी। क्यों ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। द एक्सटर्नल कवरिंग नोन एज टिगुमेंट। अभी मैं टिगुमेंट का एक स्ट्रक्चर आपको दिखा रही हूँ। देखिए, ये देखिए, जो एक्सटर्नल कवरिंग होता है ना, उसको बोला जाता है टिगुमेंट। ये देखिए, ये है टिगुमेंट, ठीक है, एक्सटर्नल कवरिंग है ये, ठीक है, जिसके अंदर कि आप लोगों को जो कि वेसिकल मिलेगा, ठीक है। टिगुमेंट को बेसिकली दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक है, देखिए, टिगुमेंट का मतलब ही है आउटर कवरिंग। जिस तरह के हम लोगों का स्किन रहता है, इन लोगों का टिगुमेंट रहता है। तो बेसिकली इनका जो आउटर कवरिंग और टिगुमेंट को दो सेगमेंट में डिवाइड किया गया है। एक है आउटर जोन टिगुमेंट और एक है इनर जोन टिगुमेंट, ठीक है। तो देखिए, आउटर जोन में तो आपका होता है जो वेसिकल, लिपिड ग्लोब्यूल, स्पाइन, माइक्रोविली, ये तो सब कुछ रहेगा। लेकिन जब इनर जोन की तरफ आएंगे, वहाँ पर साइटोप्लाज्मिक वैक्यूल, पारेनकाइम, साइनोन, न्यूक्लियस, ये सभी कुछ, जो माइटोकॉन्ड्रिया जो भी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज, जो भी है, सब कुछ आपको इनर टिगुमेंट में मिलेगा। तो ये क्यों इतना खासियत, इसका क्या खासियत है वो तो देखेंगे, ठीक है। देखिए, द external covering known as tegument is covered with large and scale-like spine that help in anchorage and locomotion, ठीक है। लोकोमोशन के लिए भी ये बहुत बड़ा हेल्प करता है। द टिगुमेंट प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द होस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट। देखिए, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगर हमारे होस्ट के बॉडी के अंदर रहा तो हाँ, क्या हम इसको डाइजेस्ट नहीं कर लेंगे? ये लिवर फ्लू को हम लोग तो आराम से डाइजेस्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारा भी तो डाइजेस्टिव कैपेसिटी बहुत है ना। जिस तरह से हम लोगों का स्टोमक में एसियल सिक्रीशन होता है, गैस्ट्रिक जूस, बाइल डक्ट, ये सब तो डाइजेशन के लिए हेल्प करता है ना। तो इसको क्यों हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे? उसका एक ही कारण है, क्योंकि इसके चारों तरफ, क्योंकि इसका जो आउटर कवरिंग है वो टिगुमेंट से बना होता है, इसीलिए हम लोग इतना जल्दी इसको पचा नहीं पाते, इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ी वरदान है, हमारे लिए अभिशाप है नहीं उसके लिए वरदान है, हमारे लिए अभिशाप है टिगुमेंट, क्योंकि वो उसको प्रोटेक्ट करता है, लेकिन हम लोग उसको डिफेंस नहीं कर पाते, ठीक है। अच्छा, तो ये उसका डाइजेस्टिव इफेक्ट से उसको बचाता है। नेक्स्ट है, द टिगुमेंट इज ए सिंसिशियल एपिथेलियम। अच्छा, सिंसिशियल एपिथेलियम का मतलब क्या है? सिंसिशियल एपिथेलियम दैट इज इट इज मेड फ्रॉम द डिफ्यूज ऑफ मेनी सेल। बहुत सारे सेल का डिफ्यूजन से ये बना होता है, ठीक है। और ईच कंटिन्यू वन न्यूक्लियस, जो कि आपको स्ट्रक्चर में दिखाई दिया, इनर की तरफ बहुत सारे सेल है, सारे सेल में आपका न्यूक्लियस है और रहता है। यहाँ पर स्ट्रक्चर में है ना, देखिए, ये देखिए स्ट्रक्चर, ये देखिए। अच्छा, ये एक सेल है, देखिए, ये एक सेल हो गया, ये एक सेल हो गया, ये एक सेल हो गया, कितना सारा सेल मिलके है। तो सारे सेल में ये देखिए, ये एक न्यूक्लियस, ये एक न्यूक्लियस, ये एक न्यूक्लियस है। सारे सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। सारे सेल में जितना भी आप देखें कि माइटोकॉन्ड्रिया है, तो बहुत सारे सेल है। तो सभी सेल अगर एक लाइन में एक साथ है और बहुत सारे न्यूक्लियस, एक एक न्यूक्लियस सारे सेल में है, तो इसीलिए इसको सिंसिशियल एपिथेलियम सेल बोला जाता है, ठीक है। ठीक है, इसको बोला जाता है सिंसिशियल एपिथेलियम, दैट इज इट इज मेड फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेनी सेल each containing one nucleus to produce multinucleated cell membrane। और जो एक तो न्यूक्लियस है और उसमें से बहुत सारे सेल मेम्ब्रेन है, जिसमें कि बहुत सारे मल्टीन्यूक्लिएटेड मतलब क्या है? मोर देन 2, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। अच्छा, टिगुमेंट प्लेज ए की रोल इन फ्लूक्स इन्फेक्शन ऑफ द होस्ट। देखिए, और एक चीज, एक तो ये होस्ट का जो डाइजेस्टिव सिस्टम को बिल्कुल ये डिफेंस करता है, क्योंकि
हम लोग इसको अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाते। दूसरा चीज़ है, ये उल्टी है, ये जो टिगुमेंट है ये हमको ही इन्फेक्ट कर लेता है। जितने भी हम लोग होस्ट है ना, सीप हो कि मामल्स होते हैं, उन लोगों को ये ज़्यादातर इन्फेक्ट करते हैं, होस्ट को इन्फेक्ट करता है। बाय किस तरह से, देखिए, बाय सप्रेसिंग द इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ द वर्टिब्रेट होस्ट। हमारा जो इम्यून सिस्टम है, ज़्यादातर इम्यून सिस्टम को ये लोग सप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं। अगर हमारे अंदर किसी भी तरह से कोई भी पैरासाइट एंट्री करता है तो इमीडिएटली क्या होता है, हमारे अंदर एक इम्यून रेस्पॉन्स होता है ना उसके अगेंस्ट में। अगर बाहर से अगर कोई भी हमारे देश के ऊपर अटैक करे तो हमारे सोल्जर किस तरह से तैयार हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ तो हमारे बॉडी का सोल्जर कौन होता है, हमारे बॉडी का सोल्जर बेसिकली इम्यून सिस्टम होता है, इम्यूनिटी सिस्टम होता है। तो सबसे पहले ये लोग क्या करते हैं, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को ही ये लोग खराब कर देते हैं। किस तरह से, थ्रू द टिगुमेंट। तो टिगुमेंट का यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट, बहुत सारा इंपॉर्टेंट रोल हो गया। अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट इज द टिगुमेंट, फंक्शन ऑफ टिगुमेंट सिस्टम, टिगुमेंट, तो एक तो ये डाइजेस्टिव इफेक्ट से बचाता है, लिप फ्लूक को, होस्ट का जो डाइजेस्टिव इफेक्ट है उससे बचाता है। सेकेंड है, होस्ट का जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसको भी ये खराब कर देता है, सप्रेस द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ होस्ट, वर्टिब्रेट होस्ट, ठीक है, ये आपको पता चला। अच्छा, अभी देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो देखिए, टिगुमेंट का शॉर्ट नोट, अगर 2 मार्क्स शॉर्ट नोट आया तो किस तरह से आप एक्सप्लेन करेंगे वो मैं बोल दी, ठीक है। इस तरह से अगर आपको हो सकता है यहाँ से अगर एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, या तो फिर आपको 2 मार्क्स का शॉर्ट नोट में राइट डाउन द फंक्शन ऑफ टिगुमेंट्स, इस तरह से कुछ भी शॉर्ट नोट भी आपका आ सकता है, ठीक है, ये आपको जानना है, ठीक है। अच्छा, डाइजेस्टिव सिस्टम में देखिए, एलिमेंटरी कैनाल इज इनकम्प्लीट। तो पिछली क्लास में मैं आपको ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, जिन लोगों का माउथ तो होता है लेकिन एनोस नहीं होता, हमारा एलिमेंटरी कैनल कब कंप्लीट होगा, जब माउथ से लेके एनोस तक एक सिस्टम रहता है। लेकिन यहाँ पर माउथ तो है लेकिन एनोस नहीं है, तो क्या होगा, ऑब्वियसली एलिमेंटरी कैनल यहाँ पर, डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। माउथ इज सिचुएटेड एट द एंटीरियर, ऊपर की तरफ माउथ रहता है, हाँ, सराउंडेड बाय ओरल सकर, उसके चारों तरफ ओरल सकर उसको सराउंड करके रखता है। अगर माउथ से देखें तो नेक्स्ट माउथ के नीचे फैरिंग्स है, हैविंग मस्कुलर लेयर, फैरिंग्स है जिसमें कि मस्कुलर लेयर है, क्योंकि मस्कुलर लेयर सभी के फैरिंग्स मस्कुलर लेयर ही होता है, क्योंकि वो जो खाना है वो खाना को नीचे की तरफ धकेलने के लिए उसको हेल्प करता है, ठीक है। तो इसका भी मस्कुलर लेयर है फैरिंग्स में, ठीक है। देन उसके बाद देखिए, फैरिंग्स के बाद क्या आएगा, इसोफेगस। तो जिस तरह से हम लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम है, सबसे पहले माउथ के बाद फैरिंग्स, उसके बाद इसोफेगस, तो इन लोगों का भी उसी तरह से है, पहले माउथ, फिर आया फैरिंग्स, उसके बाद इसोफेगस। और इसोफेगस लाइन बाय एपिथेलियल सेल, तो यहाँ पर बहुत सारे एपिथेलियल सेल से इसोफेगस बना है, और जो कि डायरेक्ट लार्ज इंटेस्टाइन में आके उसका कनेक्शन है, इसोफेगस से लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। इंटेस्टाइन फोर्क्ड इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रांच कॉल्ड CSR। तो यहाँ पर आप स्ट्रक्चर सबसे पहले देख लीजिए। अच्छा, ये एकदम ऐसे करके दिखाना पड़ेगा। ये देखिए, सबसे पहले ऊपर क्या आया, माउथ आया, ठीक है, यहाँ माउथ आया, उसको तो माउथ के चारों तरफ सराउंड करके ओरल सकर है, फिर वहाँ से एक फैरिंग्स आया, देखिए ये छोटा सा फैरिंग्स है, ठीक है। फैरिंग्स के बाद देखो इसका इसोफेगस आया, ये इसोफेगस, यहाँ से देखिए इसोफेगस क्या है, दो इसे फर्क मतलब क्या था, इसको फर्क बोला जाता है, इस तरह से आया, इस तरह से फर्क, इस तरह से हो जाता है ना, इस तरह से, ठीक है। तो दो भागों में डिवाइड हो गया, एक है राइट की तरफ और एक है लेफ्ट की तरफ। ये देखिए, एक देखिए, ये है, ये एक इस तरह से आया, एक इस तरह से आया, फर्क की तरह, इस तरह से फर्क मतलब इसको बोला जाता है, ठीक है। ये विक्ट्री नहीं है,
पढ़ाई करेंगे तो ये दिखाएंगे विक्ट्री, अदरवाइज ये नहीं दिखा सकते। यहाँ पर यहाँ विक्ट्री नहीं, ये है फर्क, ठीक है। तो इस तरह से फर्क आया। तो एक देखिए, एक तो इसका राइट आ गया और एक लेफ्ट आ गया, ठीक है। वहाँ से देखिए ये बहुत सारा, देखिए इस तरह से ब्रांचेस जैसा हुआ है, देखिए ब्रांचेस जैसा, छोटा छोटा ब्रांचेस जैसा हुआ है कि नहीं, ठीक है। ये सारा ब्रांचेस को डायवर्टिकुला बोला जाता है। देखिए ये डायवर्टिकुला, ये जितना भी ब्रांचेस जैसा है इसको डायवर्टिकुला बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है इसको? डायवर्टिकुला बोला जाता है, ठीक है। और ये सारा उसके बाद ये सभी डायवर्टिकुला एक साथ आके यहाँ पर यूनाइट हो गए और यहाँ पर नीचे की तरफ एक एक्सक्रीटोरी पोर बना होता है। यहाँ पर एनोस नहीं, यहाँ पर एनोस नहीं है, एक्सक्रीटोरी पोर है, ठीक है। तो ये देखिए, अच्छा, माउथ इज सिचुएटेड एट द एंटीरियर एंड, माउथ कंटिन्यू टू pharynx having muscular layer, the esophagus lined by epithelial cell, then open into large intestine. Intestine fork into right and left branch called caesa, ठीक है। Each branch give out many irregular branch called diverticula that terminate blindly। इस तरह से, कुछ इस तरह से होता है इरेगुलर शेप। किसका शेप रेगुलर नहीं, इस तरह से कुछ ब्रांचेस जैसा होता है, इरेगुलर शेप होता है, ठीक है। और इसको डायवर्टिकुला बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, इंटेस्टाइनल सेल्सा आर एक्सटेंडेड टू द पोस्टीरियर। उसके बाद पोस्टीरियर की तरह इस तरह से एक्सटेंड हो गए है यहाँ पर एंड ऑफ द बॉडी, जहाँ पर कि एक्सक्रीटोरी पोर रहता है। तो ये हो गया उसका डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर के बारे में देख लिया हम लोग। अभी इसका फीडिंग और डाइजेशन किस तरह से होता है देखिए। तो एडल्ट पैरासाइट फीड ऑन ब्लड, लिम्फ एंड टिश्यू ऑफ द होस्ट बाइल डक्ट। होस्ट के लीवर से क्या होता है, लीवर से सबसे पहले वहाँ पर बाइल डक्ट होता है ना, जो ओपनिंग होता है लीवर का, ओपनिंग को क्या बोलते हैं, बाइल, वहाँ पर बाइल डक्ट होता है ना। तो वहाँ से वो लोग ब्लड, लिम्फ, टिश्यू, कुछ टिश्यू का जो बिट्स होता है, ये सब वो लोग फीडिंग करते हैं। दे यूज माउथ सकर टू सक। उनका जो माउथ का जो सकर है ना, वो सक करता है, क्या सक करता है, ब्लड, बाइल, लिम्फ, टिश्यू पीसेस फ्रॉम वॉल ऑफ द बाइल डक्ट। तो बाइल डक्ट का जो वॉल है वहाँ से ये लोग सक करते हैं, ठीक है। दे हैव एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन व्हिच ऑकर्स इन इंटेस्टाइन। तो देखिए इन लोगों का डाइजेशन होता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, सेल के अंदर डाइजेशन नहीं करते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करते हैं। तो कहाँ पर डाइजेशन होगा, इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन होता है इन लोगों का, ठीक है। डाइजेस्टेड फूड इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इंटेस्टाइनल डाइवर्टिकुला। तो उसके बाद इंटेस्टाइनल डाइवर्टिकुला है, वहाँ से इन लोगों का जो डाइजेस्टिव फूड है वो ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वहाँ से क्या होता है, ये एब्जॉर्ब हो जाता है ऑफ सम डाइजेस्टेड फूड, वहाँ से कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है उन लोगों का डाइजेस्टिव फूड। अच्छा, यहाँ पर देखिए जो डाइजेस्टिव फूड जो है वो स्टोर हो जाता है किस तरह से, ग्लाइकोजन और फैट, ग्लाइकोजन और फैट की तरह ये स्टोर हो जाता है उनके बॉडी के अंदर। क्यों होता है ये आपको रेस्पिरेशन में मैं बोलूँगी। ये जो ग्लाइकोजन बन के, ठीक है, फूड इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन और फैट। क्यों ग्लाइकोजन एंड फैट के फॉर्म में इनका फूड स्टोर होता है, ये हम लोग रेस्पिरेशन में देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी अनडाइजेस्टेड फूड रह गया। तो अनडाइजेस्टेड फूड डिफ्यूज इनटू सराउंडेड मेसेनकाइम और एजेस्टेड थ्रू माउथ। इन लोगों का तो एनोस नहीं होता ना, तो एजेस्टेड क्या करते हैं, माउथ के थ्रू ये लोग एक्सपेल आउट कर देते हैं बाहर। इन लोगों का जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होता है, या तो फिर ये लोग मेसेनकाइम में डिफ्यूज कर लेते हैं, या तो फिर क्या करते हैं ये लोग माउथ के थ्रू ये लोग बाहर एक्सपेल आउट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी रेस्पिरेशन देखेंगे। नो रेस्पिरेटरी ऑर्गन, इन लोगों का कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन तो नहीं होता, क्योंकि दे रेस्पायर एनारोबिकली। अच्छा, एनारोबिकली मतलब क्या है, जिसमें कि ऑक्सीजन इन लोगों का एब्सेंट रहता है। आप ऑलरेडी क्लास 12 से इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि दो तरह का रेस्पिरेशन होता है, एक है एरोबिकली रेस्पिरेशन और एक है एनारोबिकली रेस्पिरेशन। एरोबिक में आपका क्या होता है, ऑक्सीजन में मौजूद रहता है, लेकिन एनारोबिकली में क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो देखिए रेस्पिरेशन के लिए तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन की जरूरत है,
लेकिन इन लोगों का अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ये लोग किस तरह से रेस्पिरेशन करेंगे? तो यहीं पर जो फूड जो स्टोर होकर रहता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, उसका अभी इम्पोर्टेंट रोल है यहाँ पर। किस तरह से देखिए, ग्लाइकोजन टेकन फ्रॉम within the host is broken down via glycolysis to produce कार्बन डाइऑक्साइड एंड फैटी एसिड। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए रेस्पिरेशन क्या है। रेस्पिरेशन में बेसिकली हम लोगों को एनर्जी मिलता है। रेस्पिरेशन कुछ भी नहीं, हम लोग जो ऑक्सीजन लिए वो ऑक्सीजन से बेसिकली वो जो भी खाना है वो क्या होता है, वहाँ पर ऑक्सीजन के थ्रू वो मतलब वहाँ से एनर्जी रिलीज होता है। ये है एक फॉर्म ना। लेकिन अगर यहाँ पर ऑक्सीजन ही नहीं है तो इन लोगों का किस तरह से रेस्पिरेशन होगा? तो यहाँ पर जो फूड मटेरियल होता है जो कि ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होकर रहता है, वो क्या करता है, वो उसका जो मॉलिक्यूल है वो ब्रेक करना शुरू करता है। जो ग्लाइकोजन है वो उसका मॉलिक्यूल ब्रेक करना शुरू करता है। तो आपको पता है कि ग्लाइकोजन जब ब्रेक होता है तो कौन से प्रोसेस से होता है? उसका प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस बोला जाता है। तो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस से ग्लाइकोजन का जो मॉलिक्यूल होता है वो ब्रोकन डाउन होता है। अगर ग्लाइकोजन ब्रोकन डाउन हुआ तो ये क्या देगा? ये ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड और फैटी एसिड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और इसी से इन लोगों को एनर्जी मिलता है। दिस प्रोसेस प्रोवाइड एनर्जी टू फ्रूट। तो अभी एनर्जी किस तरह से मिला आपको पता है, लेकिन एक कहानी में एक ट्विस्ट है यहाँ पर। अगर कहानी में एक ट्विस्ट क्या है, अभी आपको जब मैं नेक्स्ट क्लास में इसका जो जितना भी लार्वा स्टेज बोलूँगी, वहाँ से एक लार्वा है मीरासीडिया लार्वा, ठीक है। तो मीरासीडिया लार्वा क्या करता है, उसको रेस्पिरेशन के लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम ऑक्सीजन एनवायरनमेंट चाहिए होता है, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर लिखा है फ्री लिविंग मीरासीडिया स्टेज रेस्पायर एरोबिकली टू गेन मैक्सिमम एनर्जी। क्योंकि ये फ्री लिविंग है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए। अच्छा, इतना सारा एनर्जी अगर उसको चाहिए तो क्या करेगा? वो एनोबिकली करके ग्लाइकोजन से ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस से एनर्जी लेना उसके लिए मुश्किल है ना। तो ये क्या करता है, अपने लिए ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट में ये ज़्यादातर वहीं पर ही रहता है, ठीक है, फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट सो दैट दे डेवलप विद इन ऑक्सीजन। अच्छा, यहाँ पर देन लिखा है, दे होगा, हाँ, दे डेवलप विद इन ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट। तो मीरासीडिया लार्वा के केस में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, लेकिन इसको अगर छोड़ दें तो बाकी जितने भी फ्लूक का जितना भी स्टेज है सभी में एनारोबिकली रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। तो ये पता चला। अभी अगर इसका एक्सक्रीशन देखें तो एक्सक्रीशन है कंटेन ए नेटवर्क, ठीक है। नेटवर्क होता है ऑफ ट्यूब्यूल सराउंडिंग वन मेन एक्सक्रीटरी कैनल। ईच ट्यूब्यूल विद इन द एक्सक्रीटरी सिस्टम इज कनेक्टेड टू द फ्लेम सेल। इन लोगों का फ्लेम सेल होता है नोन एज प्रोटोनेफ्रिडिया व्हिच आर मॉडिफाइड मेसेनकाइमल सेल। अभी पता चला कि डिफ्यूज होकर मेसेनकाइम में रहता है। आपको बोली थी ना, एक्सक्रीटोरी जो अनडाइजेस्टेड फूड डिफ्यूज होकर मेसेनकाइम में रहता है। क्यों मेसेनकाइम में रहता है? जहाँ से कि ये लोग एक्सक्रीट कर सकते हैं, ठीक है। किस तरह से? प्रोटोनेफ्रिडिया एक्चुअली मेसेनकाइमल सेल का एक मॉडिफाइड फॉर्म है जिसको कि फ्लेम सेल भी बोला जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ज़्यादा नेटवर्क जैसा ट्यूब्यूल रहता है जो कि मेनली उसको एक्सक्रीटोरी कैनाल को सराउंड करके एक मेन एक्सक्रीटोरी कैनाल रहता है, और ईच ट्यूब्यूल विद इन द एक्सक्रीटोरी सिस्टम इज कनेक्टेड टू द फ्लेम सेल। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर में देख लीजिए। ये देखिए एक्सक्रीटोरी कैनाल आप देख रहे हैं, ठीक है। एक्सक्रीटोरी कैनाल देख रहे हैं और उसी के अंदर फ्लेम सेल रहता है। अच्छा, फ्लेम सेल को अगर हम लोग देखें तो इस तरह से देखिए, अग्निशिखा और फ्लेम सेल, इस तरह से कुछ इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये सारा तो मैं आपको टेलीग्राम में लिंक दे दूंगी, वहाँ पर आप लोग जाके इसका स्ट्रक्चर ले लीजिएगा। अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, their role is to perform excretory but more importantly osmoregulatory function. एक्सक्रीशन तो करता है, ज़्यादा तो ज़्यादा ऑस्मो रेगुलेशन करता है। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या है? कौन बोल सकता है मुझे ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब? अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिए कि ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या है। मैं आपको पिछली बार में बोली हूँ ऑलरेडी, ठीक है। ईच फ्लेम सेल हैज एन इंट्रासेलुलर कैविटी। तो इंट्रासेलुलर कैविटी continue into a capillary duct. Many capillary duct together unite to form a connective tubule. तो यहाँ पर जितना भी सारा फ्लेम सेल है उन सब का इंट्रासेलुलर कैविटी है, और जितना सारा इंट्रा सेलुलर कैविटी है सभी एक कैपिलरी डक्ट में कन्वर्ट होते हैं, और जितना भी कैपिलरी डक्ट है वो सारा यूनाइट होके मिल के एक ट्यूबुल बनाते हैं जिसको कि कनेक्टिव ट्यूबुल बोला जाता है। सेवेरल ट्यूबुल फॉर्म ए वेसल, और बहुत सारा ट्यूबुल मिलके एक वेसल बनता है। ऑल वेसल यूनाइटेड पोस्टीरियरली, जितना भी वेसल है सभी पोस्टीरियर साइड में एक साथ मिलजुल के एक मेडियन लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रीटरी कैनाल बनाता है, ठीक है। और कैनाल एक्सक्रीटरी कैनाल से एक्सक्रीटरी पोर, ठीक है। तो वेस्ट मटेरियल आर स्क्वीज्ड आउट थ्रू एक्सक्रीटरी पोर बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बॉडी। जब बॉडी कॉन्ट्रैक्शन होता है तो जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है वो सारा एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू बाहर एक्सपेल आउट होता है। तो ये रहा आज क्लास 1 में मैं डिटेल आपको बोली। क्लास 2 काल आपको इसका जो लार्वाल फॉर्म का जो लाइफ साइकिल है उसके बारे में, हाँ, और उसका रिप्रोडक्शन के बारे में, ये दोनों क्लास आपका कंप्लीट करूँगी। तो आज के लिए तो इतना ही। आई होप आपको ज़रूर मेरा क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू, बाय।